मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं गीक बाय चॉइस। 6 मई के करंट अफेयर्स देखेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस में देखेंगे इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी। अभी दोस्तों हुआ क्या है कि जो वॉर चल रहा है उसके कारण ना गुड्स एंड सर्विसेज के जो हमारे एक्सपोर्ट्स है, इंपोर्ट्स है, उनके प्राइजेस बहुत ऊपर ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं। जैसे कि क्रूड ऑयल का, तेल का कीमत कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। तो वो सारे शॉक्स एब्जॉर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक क्रेडिट लाइन चालू की है, जिसके तहत हमारे जो बिजनेसेस है उनको लोन दिया जाएगा। उसका कुछ हम फाइनल पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ये वेस्ट एशियन क्राइसिस के लिए है। इसका टोटल आउटले इज 2.55 लाख करोड़, और इसमें से ये 2.55 लाख में से 5,000 करोड़ इन्होंने रखे हैं सिर्फ एयरलाइन सेक्टर के लिए, क्योंकि हमारा जो एयरलाइन सेक्टर है वो थोड़ा सा प्रेशर में है। इसमें आपको इंश्योरेंस भी मिलेगा, 100% गारंटीड इंश्योरेंस। 100% गारंटीड इंश्योरेंस एमएसएमईज के लिए, मतलब 100% इंश्योरेंस मिलेगा। एंड 90% गारंटी है नॉन एमएसएमईज के लिए और एयरलाइंस के लिए। ओके, एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ये होना चाहिए कि एज ऑफ March 31, 2026 आपका अकाउंट स्टैंडर्ड रहना चाहिए। स्टैंडर्ड रहना चाहिए इसका मतलब वो एनपीए नहीं रहना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, वो लोन घाटे में नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, तभी आपको ये मिलेगा। लोन का क्वांटम क्या है? जो जनरल है, मतलब एमएसएमईज और नॉन एमएसएमईज, उनके लिए 20% ऑफ द पीक वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज इन द Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026, मतलब दिसंबर 25, जनवरी, फरवरी एंड मार्च 26, उस पीरियड में आपने जितना अपना कैपिटल यूटिलाइज किया, जितना अपना सीसी यूटिलाइज किया, उसका 20% या 100 करोड़, विच एवर इज लोअर, वो आपको लोन क्वांटम मिलेगा पर बोरोवर। एंड इफ यू आर इन द एयरलाइंस इंडस्ट्री, 100% ऑफ द आउट क्रेडिट फैसिलिटी या 1500 करोड़, विच एवर इज लोअर। यानी कि आपने फोर्थ क्वार्टर ऑफ 26 में जितना भी क्रेडिट फैसिलिटी यूज किया, उसका 100% या 1500 करोड़, विच एवर इज द लोअर, विल बी द पर बोरोवर लिमिट। आगे देखते हैं टेन्योर और मोरेटोरियम, इसका देखते हैं। एमएसएमई और नॉन एमएसएमई के लिए है 5 साल का टेन्योर, 1 साल मोरेटोरियम, 1 ईयर मोरेटोरियम। एयरलाइन सेक्टर के लिए 7 ईयर का टेन्योर और 2 ईयर मोरेटोरियम। मोरेटोरियम का मतलब होता है कि उन दिनों में, जैसे कि अगर 1 साल का मोरेटोरियम है और 5 साल का टेन्योर है, तो 1 साल आपको पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। आपको 1 साल के एंड में, सेकंड साल के स्टार्ट में आपको पैसा भरना स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, इसको एनफोर्स कौन कर रहा है, इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है? नेशनल क्रेडिट ट्रस्टी कंपनी एट 0% गारंटी फी, और ये पावर इस कंपनी के हाथ में रहेगा March 31, 2027 तक। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आ सकते हैं। वायबिलिटी एक्शन प्लान, वायबिलिटी एक्शन प्लान ये है, इसको किया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। इसके तहत क्या हुआ है कि एक ऐसा ऑपरेशनल सिस्टम बनाया गया है जिसके तहत रीजनल रूरल बैंक्स को मॉनिटर किया जाएगा, उनके ऊपर वॉच रखा जाएगा और उनको डिजिटलाइज किया जाएगा। आइए रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स ने इस फिस्कल ईयर में, रीजनल रूरल बैंक्स ने इस फिस्कल में, यानी कि इस फिस्कल में भी 3 महीने कम में 7,720 करोड़ का प्रॉफिट किया है। सिर्फ 28 में से सिर्फ एक रीजनल रूरल बैंक, दैट इज हिमाचल प्रदेश वाली जो बैंक है, वो सिर्फ लॉस में है। बाकी सारी ग्रामीण बैंक्स यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स प्रॉफिट में। रीजनल रूरल बैंक्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। रीजनल रूरल बैंक स्टार्ट हुई थी, एक नरसिम्हन कमेटी आई थी, नरसिम्हन कमेटी ऑन रूरल क्रेडिट इन 1975। इन्होंने रीजनल रूरल बैंक्स, ये कमेटी का रिकमेंडेशन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और वो बिल पास किया, रीजनल रूरल बैंक्स एक्ट 1976, और उसके तहत रीजनल रूरल बैंक्स चालू हो गई। सबसे पहले रीजनल रूरल बैंक थी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, और इस एक्ट के तहत इनको एक स्टैट्यूटरी, इनके ऊपर एक लिमिटेशन है कि इसकी ओनरशिप कैसे रहती है, ऐसे ही रहती है, इसमें थोड़ा भी चेंज नहीं आता। 50% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ओनरशिप रहती है, 35% एक स्पॉन्सर बैंक होती है, जैसे कि छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक है, छत्तीसगढ़ की जो रूरल बैंक है उसका स्पॉन्सर एसबीआई है। तो ऐसे एक स्पॉन्सर बैंक रहती है जिसका 35% रहता है और 15% स्टेट गवर्नमेंट का रहता है।
फिर एज ऑफ मे फिर क्या हुआ, बीच में एक नया प्रकल्प आया कि 1 स्टेट 1 रीजनल आरआरबी। तो अभी हमारे पास 28 स्टेट है और 28 रीजनल रूरल बैंक है, हर स्टेट के लिए एक बैंक। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिसीजेस। रेयर डिसीजेस मतलब ऐसी डिसीजेस जो बहुत कम लोगों को होती है, उसके लिए एक 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली में। हमारी एक वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज इन इंडिया ऐसी है जिनके पास एक रेयर डिसीजेस का एक पॉलिसी है। वो पॉलिसी लाई थी हमने 21 में। उसके तहत आपको अगर रेयर डिसीज है तो आपको 20 लाख तक उस पर्टिकुलर, अगर आप उस कुछ कैटेगरीज है उसमें अगर आप आते हैं तो आप 20 लाख रुपए का इलाज करवा सकते हैं। अभी उसको बढ़ा के 50 लाख कर दिया गया है फ्रॉम अगस्त 2022। और अगर वो 50 लाख भी कम करते हैं तो आपको एक ऐसा सेटअप है, ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि आप क्राउड फंडिंग करके दूसरे लोगों से पैसा लेके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वगैरह आप वो 50 लाख से ऊपर का इलाज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर्स। अभी हुआ क्या है कि कुछ हाई लेवल के ऑफिसर, जॉइंट डायरेक्टर्स और जॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स, जॉइंट सेक्रेटरीज, ये लेवल के ऑफिसर्स को ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट दिया गया है और उनको अपने काम के साथ साथ वो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ध्यान देना है कि कितनी वहाँ पे स्कीम्स अच्छे से इंप्लीमेंट हुई है। स्पेशली उन डिस्ट्रिक्ट्स में, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स। अभी ये जब आया था तो इसमें कुछ 250 के आसपास डिस्ट्रिक्ट थे, अभी कुछ 550 हो गए हैं। इसके ऊपर अपन डिटेल में बाद में देखेंगे, है ना। और या फिर एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम के तहत ये 2 प्रोग्राम उनको देखने हैं। तो अभी नीति आयोग ने क्या किया है कि एक सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर का पोर्टल बनाया है, सीपीओ पोर्टल नीति आयोग ने बनाया है ये सीपीओ पोर्टल। उसके तहत हर वो प्रभारी ऑफिसर, जैसे कि अगर आप कोई एडिशनल सेक्रेटरी हो, आपको मिला है कोई डिस्ट्रिक्ट, तो उस डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या काम हो रहा है आपको उस पोर्टल में अपलोड करना है। तो ग्राउंड लेवल वर्क एकदम रियलिटी में ट्रांसपेरेंसी से उसको जज किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, उद्गम पोर्टल लाया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। उद्गम पोर्टल का सबसे पहले हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है उद्गम पोर्टल का? अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अनक्लेम्ड डिपॉजिट गेटवे एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इसके तहत क्या है कि एक ऐसा पोर्टल है, वो पोर्टल के ऊपर जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स है, अभी इंडिया में 74,000 करोड़ के आसपास अनक्लेम्ड डिपॉजिट। अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स मतलब किसी ने ऐसे 20-25 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये कहीं पे रख दिए एंड वो सर की डेथ हो गई तो वो अनक्लेम्ड रह गए। ऐसे 74,000 करोड़ रुपीस वहाँ पे पड़े हैं। तो वो सारे 30 बैंक्स को इस पोर्टल में हमने अपडेट किया है और वो 30 बैंक्स ही 90% ऑफ द अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, 90% ऑफ द अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स वो 30 बैंक्स में ही है। इसमें सारे अपने पब्लिक सेक्टर बैंक है, एसबीआई प्लस आईबीपीएस के 11 बैंक, 12 बैंक्स आर देयर एंड ये सारा पैसा जो अनक्लेम्ड रहता है वो एक फंड में रहता है। वो फंड का नाम है डेफ फंड, डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। इसके तहत क्या होता है कि वो फंड का पैसा सारा एसबीआई आरबीआई के पास रहता है। आरबीआई उसके ऊपर कुछ 3.5% ब्याज देता है और वो ब्याज से जो पैसा आता है उससे हम ये सारी चीजें एजुकेशनल अवेयरनेस, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस, मतलब जो गरीब लोग वगैरह है, गांव के लोग थोड़े लिटरेसी में कम है, उनको डिपॉजिट्स के बारे में, बैंकिंग के बारे में एजुकेट करना। तो जो अनक्लेम फंड है उसके जो उसका जो ये है इंटरेस्ट इनकम है वो डिपॉजिटर्स एजुकेशन के बारे में यूज होता है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, इंटरनेशनल में देखेंगे, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील वर्ल्ड में अभी कोई एक रिपोर्ट आई है उसके साथ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील सर एंड मैम है चाइना, दैट इज 960.8 मेट्रिक टन। सेकेंड नंबर पे हमारा इंडिया 164 मेट्रिक टन। अभी आप देखिए चाइना और इंडिया का पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, फिर भी डिफरेंस कितना है, चाइना का 960, इंडिया का 164.9। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अभी, लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फिनिश स्टील। अच्छा, क्रूड स्टील क्या होता है? क्रूड स्टील का मतलब होता है ऐसा स्टील जिसका यूज करके हम बाकी की चीजें बनाते हैं, उसको बोलते हैं क्रूड स्टील। और फिनिश्ड स्टील मतलब वो जो बन गया, मतलब उसके स्टील का भी कुछ बन गया और अभी वो हमको कंज्यूम करना है। उसमें भी चाइना हाईएस्ट है, ऑलमोस्ट वही रैंकिंग्स है सारी। सेकंड इंडिया है, थर्ड यूनाइटेड स्टेट्स है और उतना जितना वो कंट्री जितना प्रोड्यूस करती है 90 to 95% वो खुद ही कंज्यूम कर लेती है। एनीवे, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट अभी आई है।
ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने ये रिलीज की है। इसके तहत इंडिया फिर से एक बार सबसे ज़्यादा इंटेक लेने वाली कंट्री हुई है। सबसे इंटेक लेने वाली कंट्री मतलब रेमिटेंस का मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि कोई लेबरर सऊदी में काम कर रहा है तो वो वहाँ पे जो पैसा कमा रहा है वो वापस भेजेगा ना। जैसे केरल से बहुत लोग जाते हैं सऊदी में या यहाँ वहाँ वो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में, वहाँ पे वो काम करते हैं, जो पैसा वापस भेजते हैं ना वो पैसे वापस भेजते उसको बोलते हैं रेमिटेंस। फॉर द 5th टाइम आई थिंक, नहीं रुको एक मिनट, फॉर 2017 से इंडिया यहाँ पे टॉप के लिस्ट में, और सिर्फ फर्स्ट ऐसी कंट्री बनी जिसने $100 बिलियन को का जो रिकॉर्ड एक ही साल में क्लियर कर लिया। टॉपर्स हम देख लेते हैं, सबसे ऊपर है इंडिया $137.67 बिलियन, सेकंड पे मैक्सिको, थर्ड पे फिलीपाइंस, फोर्थ पे फ्रांस, फिफ्थ पे पाकिस्तान। अच्छा, ये कंट्रीज हो गई जिन्होंने रेमिटेंस लिया। ऐसी कौन सी कंट्रीज है जहां से रेमिटेंस जा रहा है, जहां लोग काम करने के लिए जाते हैं और फिर पैसा कमा के घर भेजते? उसमें टॉप पे ऑफकोर्स यूनाइटेड स्टेट्स 103 बिलियन, सेकंड पे सऊदी, थर्ड पे स्विट्जरलैंड, फोर्थ पे जर्मनी, फिफ्थ पे चाइना। अभी देखिए चाइना और हमारा पॉपुलेशन सेम है, एक टाइम हम चाइना से ज़्यादा डेवलप थे, लेकिन चाइना अभी बाहर के लोग लेबर के लिए वहाँ पे आते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। वियतनाम। वियतनाम के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है टू लाम। ये इंडिया आए हैं ऑफिशियल दौरे पे 3 दिन के लिए इंडिया में। फिलहाल ये बिहार की यात्रा कर रहे हैं वियतनाम ने। हमने उनके साथ 13 MOUs साइन किए, 13 MOUs हमने उनके साथ साइन किए, और 13 के 13 MOUs तो हम रट नहीं सकते, इंपॉर्टेंट वाले देख लेते हैं। डिफेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी में हमने ये बोला, डिफेंस वाले में, कि जो हमारी ब्रह्मोस मिसाइल है उसको आप खरीदिए, उसके ऊपर बातचीत हुई। सेकंड हुआ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में हमने ये बोला है कि, और वियतनाम ने भी इसमें काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है कि इंडिया का जो UPI है, वैसे इंडिया का UPI वर्ल्ड का बेस्ट है, उसको भी अभी वियतनाम यूज़ करने वाला है। क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में देखेंगे। वो क्रिटिकल मिनरल्स, अभी इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स माइनिंग में टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, तो उसमें वियतनाम और इंडिया मिलकर टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे। चौथा है स्पेस एंड एनर्जी। स्पेस एंड एनर्जी, ये डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्पेस एंड एनर्जी के बारे में भी हमने MOUs किए। वियतनाम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। इसकी कैपिटल है हनोई एंड प्राइम मिनिस्टर इज ली मियान हुंग। ये ली मियान हुंग साहब भी अभी इंडिया में आए थे कुछ दिन पहले। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेशनल न्यूज़ में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने एक बिल पास तो नहीं किया, कैबिनेट ने उसको यस कर दिया है कि भाई जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज की स्ट्रेंथ है दैट विल बी नाउ फ्रॉम 33 to 37, मतलब 4 से बढ़ा दिए। तो टोटल स्ट्रेंथ अभी 37 प्लस वन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें नहीं है, तो 37 + 1 टोटल 38 अभी हमारे 38 हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। अभी ये फिलहाल ये बिल ही है, कौन सा बिल है? द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026। भी इसको कौन से एक्ट में ये चेंजेस करेगा ये बिल? वो एक्ट है सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956। क्वाइट ऑब्वियस है, तो वो रटने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, कुछ चीजें सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमें याद रखनी है, वो है कि भाई अभी के हमारे CJI कौन है, चीफ जस्टिस है, दैट इज सूर्यकांत सर। ओके, तीसरा पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट को पावर कहां से मिलती है? सुप्रीम कोर्ट को कौन से आर्टिकल्स से पावर मिलती है? सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है आर्टिकल्स 124 to 127। देखिए कितना बड़ा पोर्शन कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 4 टाइप के ज्यूरिसडिक्शन रहते हैं ब्रॉडली स्पीकिंग। इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज है, लेकिन ऊपर से हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं। सबसे पहले रहता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट वाज मेंट फॉर दिस, स्टार्टिंग से, ब्रिटिशर्स के टाइम से ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन तो था ही। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है कि जब भी 2 स्टेट्स आपस में लड़ रहे या सेंटर और स्टेट लड़ रहे, तो वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसका सही है किसका गलत है। सुप्रीम कोर्ट को वो पावर है। सेकेंड है एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन में क्या होता है कि जो नीचे से केसेस आती है, जैसे कि अगर आप कोर्ट जाएंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे डायरेक्टली, आप तो अपने सेशंस कोर्ट जाएंगे, क्रिमिनल कोर्ट जाएंगे, यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, फिर वहाँ आपको न्याय नहीं मिला आप हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिला आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जो नीचे से केसेस आती है उसको बोलते हैं एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन। थर्ड है एडवाइजरी। सुप्रीम कोर्ट के जो स्पेशली जजेस होते हैं वो हाई रैंकिंग एग्जीक्यूटिव्स को, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को लीगल मैटर में
सजेशन देते हैं, जैसे कि आर्टिकल 370 कैसे हटाना है, 2 स्टेट्स को तोड़ना है तो कैसे तोड़ना है, किसी स्टेट का नाम बदलना है तो कैसे बदल सकते हैं, किसी स्टेट का कुछ पार्ट लेके फॉरेन कंट्री को देना है, या कोई फॉरेन कंट्री का पार्ट छीनना है किसी स्टेट में डालना है, ये सारे कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स में वो होता है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। चौथा होता है व्रिट ज्यूरिसडिक्शन। व्रिट ज्यूरिसडिक्शन जो होता है वो हमारे लिए होता है, पब्लिक के लिए। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स, नॉट कोई भी राइट्स नहीं, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो है वो अगर किसी ने इन्फ्रिंज किए, उसके ऊपर किसी ने आघात किया, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, बिकॉज आर्टिकल 32 सेज सो। एनीवेज, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। देखिए, अभी इंडिया ने एक सेमीकंडक्टर मिशन स्टार्ट किया था सेमीकंडक्टर मिशन, उसका मिशन का फर्स्ट पार्ट 1.0 जो है वो खत्म हो गया, 1.0 खत्म हो गया। उन्होंने आखिरी के 2 अपने प्लांट्स बनाए, टोटल मिला के उन्होंने 12 प्लांट्स बनाए। वो आखिरी के 2 प्लांट्स कौन कौन से बनाए? क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड, ये बनाया इन्होंने ढोलेरा गुजरात में, ढोलेरा गुजरात में। एंड इट इज अ गैलियम, ये किस चीज का प्लांट है? इट इज अ मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले। मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले मतलब वो जो बहुत ही अल्ट्रा फाइन डेफिनेशन वाली टीवी वगैरह होते हैं ना, वो, और उसमें ये यूज होने वाले गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी यूज करने वाले। सेकंड जो प्लांट बनाया है वो है सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड, ये भी होने वाला है गुजरात में, और इसमें 1 बिलियन चिप्स पर ईयर। तो दोनों प्लांट्स की कुछ कुछ खासियत है। सूची वाला जो है वो 1 बिलियन चिप्स पर ईयर बनाने वाला है, जो क्रिस्टल मैट्रिक्स वाला जो है वो गैलियम नाइट्राइड के एलईडी टीवी बनाने वाला है। ओके, अभी नया ये चालू हो गया, नया इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इस मिशन के बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें जान लेते। ओवरऑल ऐसा हो रहा है भाई कि हमको सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन देश में बढ़ाना है, बस इसके ऊपर हमने सरकार क्या क्या कर रही है वो देखना है। तो अपने रखने वाली चीजें कौन से? बजटरी आउटले 1 to 1.2 लाख करोड़ के लिए इसका बजट आउटलेट रखा हुआ है और हमको सेल्फ सफिशिएंसी तक पहुंचना है। कब तक? 70 to 75% ऑफ द सेल्फ सफिशिएंसी हमें पहुंचना है बाय 2029 2030। और तीसरा इसमें रहा है कि इंडिजीनियस आईपी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हमारी इंडिया में क्या है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कुछ है नहीं, तो कोई चिप डिजाइन कर देगा कोई अच्छे काम के लिए और वो उसको कोई और चुरा लेगा, तो वो काम भी इसके थ्रू होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। अभी दोस्तों हुआ ऐसा है कि जो कॉटन है, कॉटन का जो मार्केट है, कॉटन का मार्केट बढ़ ही नहीं रहा है, थोड़ा स्टैग्नेशन आ गया कॉटन में। फार्मर्स में भी स्टैग्नेशन आ गया है, वीवर्स में भी स्टैग्नेशन आ गया, और फैशन कंपनीज में भी स्टैग्नेशन आ गया, एक्सपोर्टर्स में भी स्टैग्नेशन आ गया। तो वो स्टैग्नेशन से बाहर निकलने के लिए, थोड़ा सा उसको हेल्प करने के लिए कॉटन मिशन आया है। उसके तहत सरकार ने 5,559 करोड़ रुपीस का 5 साल तक के लिए इसको ये पैसा इसके लिए एलोकेट किया गया है। अभी इसके लिए हमारे कुछ गोल्स है, कुछ वेल डिफाइंड गोल्स है। उन्होंने बोला है कि हमें 498 लाख बेल्स, एक बेल कॉटन का जो होता है ना, एक बेल ऐसा बंडल वो होता है 170 किलो का, 170 किलो का एक बेल। वैसे हमें ऑलमोस्ट 500 लाख बेल्स हमें कॉटन प्रोड्यूस करना है। प्रोडक्टिविटी, अभी कॉटन तो ज़्यादा प्रोड्यूस करना ही है, पर हमें प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है। हमें 440 केजी हेक्टर से 755 केजी हेक्टर, ऑलमोस्ट 40% का इंप्रूवमेंट 5 सालों में। थोड़ा मुश्किल लग रहा है, पर ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाने है, उसके लिए हमको अच्छी सीड्स लगेगी, अच्छी फर्टिलाइजर्स लगेगी, फार्मर को प्रोत्साहित करने के लिए हमें एमएसपी देनी पड़ेगी। ये सारे चीज़ों के लिए ये पैसे रखे गए हैं। अच्छा, इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, कौन इसको इंप्लीमेंट करने वाला है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, ये नोडल एजेंसी है। अच्छा, और इसका एक ऐसा थीम करके, ऐसा कुछ एक पंच लाइन करके 5F विजन इसने दिया गया। 5F विजन में फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ये स्ट्रेटेजी। तो अगर किसी ने बोला कि 5F स्ट्रेटेजी कौन कौन सी होती है और उसमें कौन कौन से F है, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ये स्ट्रेटेजी है मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। IIT मद्रास टेक समिट। अभी IIT मद्रास क्या कर रहा है? IIT मद्रास की बहुत न्यूज आ रही है, आपने अगर मेरे को फॉलो किया होगा तो दिखता होगा कि IIT मद्रास में बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है। तो IIT मद्रास क्या कर रहा है, उन्होंने एक नया समिट, एनुअल समिट चालू किया, जिसका जो ये है फर्स्ट एडिशन दैट वाज कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली। उनका बेसिकली ये कहना है कि जो हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स करते हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, तो एक तो सरकार उसको सोशल कॉज के लिए फंड करे, नहीं तो प्राइवेट कंपनीज उसको कैपिटलिस्ट वे में पैसे कमाने के लिए फंड करे। तो ये सबको साथ में लाने के लिए ये IIT मद्रास ने टेक्नोलॉजी समिट स्टार्ट किया गया है। ठीक है, इसका
इसका थीम है फ्रॉम आईआईटी मद्रास फॉर भारत बिल्डिंग टुगेदर। इसमें वो इंडस्ट्री, अकेडमिया और गवर्नमेंट, इंडस्ट्री मतलब प्रॉफिट के लिए, अकेडमिया मतलब रिसर्च होगा, और गवर्नमेंट मतलब सोशल कॉजेस के लिए। एनीवेज नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। स्टेट में देखेंगे पीएम सूर्य घर योजना। सूर्य घर योजना के तहत क्या होता है कि सरकार की एक नई योजना आई थी, पीएम सूर्य घर योजना, अभी रिसेंट योजना है, फरवरी 2024 से स्टार्ट हुई है, ऑलमोस्ट एक ही साल हुआ है बस। उसके तहत आपको घर के ऊपर सोलर पैनल लगाने के लिए लोन मिलता है, लोन मिलता है, और वो भी बहुत कम में मिलता है। कितने में? 6% to 7% इंटरेस्ट में आपको लोन मिलता है। उसके ऊपर आपको सब्सिडी मिलती है, तो ये और कम होकर 5% हो जाता है। सब्सिडी कितनी मिलती है? अगर 1 किलोवाट का लगाओगे तो 30,000, 2 किलोवाट का लगाओगे तो 60,000, 3 किलोवाट या उससे ज्यादा का लगाओगे तो ये 78,000, दैट इज द मैक्स। उसके लिए भी स्टेट्स के नंबर आए, किस स्टेट में सबसे ज्यादा हुआ, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज्यादा हुआ गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर यूपी में, फिर केरल में, और फिर राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। एमओयू मर्जर्स एंड एक्विजिशंस में आज कुछ नहीं है। स्पोर्ट्स में आज हम देखेंगे वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप कंडक्ट हुई, खत्म हुई, ये हुई कंडक्ट हुई थी शेफील्ड इंग्लैंड में, और इसके विनर रहे हैं चाइना के वू यीजी, और इन्होंने हराया शॉन मर्फी जो यूके के है। ये हो गई है वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। नेक्स्ट देखते हैं पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में देखेंगे। हाँ, कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला जो 5 साल पहले तक वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन थे, एमडी थे, वो फिर से अभी चेयरमैन और एमडी बन गए। कौन? कुमार मंगलम बिरला साहब। क्योंकि इनकी जो कंपनी है वोडाफोन आइडिया, इसको थोड़ी राहत मिल गई है। वो एजीआर का कुछ इश्यू हुआ था, वो रेवेन्यू का, टेलीकॉम रेवेन्यू, नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू, वो सारा हो गया था। तो अभी हमारे मुद्दे की बात है कि कुमार मंगलम बिरला साहब नाउ इज द चेयरमैन ऑफ वोडाफोन आइडिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कुणाल सुमैया। ही इज द इंडिया हेड ऑफ जूलियस बेयर ग्रुप। जूलियस बेयर ग्रुप एक जर्मन इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसके हेड है कुणाल सुमैया। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। पुलिट्जर प्राइज। ओके, पुलिट्जर प्राइज जीता है हमारे इंडिया के 2 लोगों ने। उनका नाम है आनंद आरके एंड सुपर्णा शर्मा। इन दोनों ने पुलिट्जर प्राइज जीता है। पुलिट्जर प्राइज होता क्या है? पुलिट्जर प्राइज एक प्राइज है जो अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में दिया जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जॉर्ज पुलिट्जर के नाम से जो एक एडिटर थे। तो बेसिकली स्पीकिंग की न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये ऑस्कर के लेवल का अवार्ड है। बहुत लोगों को मिलता है, एक को नहीं मिलता, बहुतों को मिलता है अलग अलग कैटेगरीज में। पर इसको पुलिट्जर प्राइज को जर्नलिज्म की दुनिया का ऑस्कर माना, जर्नलिज्म में हाईएस्ट अवार्ड है। और हमारे 2 लोग सिलेक्ट हो गए, आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा। इनको मिला है इलुस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री कैटेगरी में। और इसके साथ इनकी एक के साथ इनको ये प्राइज शेयर करना गया, जिनका नाम है नेटली ओबिको पियर्सन, एंड शी इज फ्रॉम जापान। और इन्होंने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट लिखी थी ट्रैप्ड में। उन्होंने ऐसी मैंने थोड़ा सा पढ़ा उसके बारे में। ट्रैप्ड में ऐसा होता है कि कोई आपको फोन करके ब्लैकमेल करता है, ऐसा बहुत हो रहा है, फोन करके ब्लैकमेल करता है एंड वो फिर बाद में आपको उसका पैसे मांगता है। ऐसे टाइप की वो कुछ स्टोरी थी, रियल लाइफ स्टोरी थी। उन्होंने उसके ऊपर वो ट्रैप्ड करके वो एक रिपोर्ट बनाई, उसके लिए उनको पुलिट्जर प्राइज मिला। ठीक है, एनीवेज आज के करंट अफेयर्स यही खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉर डेली करंट अफेयर्स क्लिक ऑन द बेल आइकन। थैंक यू।